दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिक्षण क्या होता है और उसके क्या-क्या चरण हैं शिक्षण कार्य के, उसके विषय में बताऊंगी कि शिक्षण आखिर होता क्या है। शिक्षण को अंग्रेजी में हम लोग टीचिंग कहते हैं और टीचिंग का अर्थ होता है सिखाना। शिक्षण एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण प्रदान करता है और उनके व्यक्तित्व में वांछनीय परिवर्तन लाता है। जब भी हम बच्चे को कोई ज्ञान देते हैं या फिर कोई भी कौशल का सिखाते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक बच्चा जो है स्कूल आता है तो वो एक गीली मिट्टी के समान होता है और टीचर उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में डाल सकता है। और टीचर क्या कार्य करते हैं? शिक्षण का कार्य करते हैं और शिक्षण के द्वारा हम लोग उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाते हैं और उसे अच्छे मूल्य सिखाते हैं बच्चों को। शिक्षण केवल जानकारी देना ही नहीं होता है बल्कि एक परस्पर क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, टीचर भी कहेंगे तो बच्चे भी उस क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देंगे। तो ये क्या होता है, एक परस्पर अंतःक्रिया की प्रोसेस होती है। इसे इंटरेक्टिव प्रोसेस कहा जाता है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, निर्देशित करते हैं और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और शिक्षण में बच्चों को क्या किया जाता है, आप लोग क्या करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। क्यों मोटिवेट करेंगे कि अगर बच्चे मोटिवेट होंगे तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे और मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को क्लासरूम में आपको मोटिवेट करना ही होगा। एक डायरेक्शन दिखाता है, टीचर क्या करता है, बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाता है और बच्चों को भी भागीदारी बनवाता है। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे क्वेश्चन करेंगे तो जिससे बच्चे क्या होंगे, जवाब देंगे और कक्षा रोचक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपसे बोले जा रहे हो और कोई भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, इस तरह का नहीं बनाना। तो शिक्षण का सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक परस्पर क्रिया होती है जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया जाता है और उससे सक्रिय भागीदारी में के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अब शिक्षण की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है जिसमें से गैस महोदय ने 1963 ईस्वी में कहा था, शिक्षण एक प्रकार का अंतर व्यक्तिगत प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके द्वारा दूसरे के व्यवहार में चेंजेस आते हैं। जब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती ना, अगर हमने पढ़ा नहीं होता तो हम लोग उतने अच्छे से किसी भी विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छे कार्य ही ना करेंगे। क्लार्क महोदय ने क्या कहा है, शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण कार्य किसके विकास के लिए किया जाता है? बालक के विकास के लिए। स्मिथ महोदय ने क्या कहा है, शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और सक्रिय प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों में अधिगम और विकास कराना। अधिगम का अर्थ तो पता ही होगा आपका, सिखाना, बच्चों को लर्निंग करवाना। तो बच्चे और उसके बाद बच्चों का डेवलपमेंट भी करवाना। शिक्षण के जरिए बच्चे के शारीरिक, मानसिक, एक तरह से सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। अब शिक्षण के क्या क्या चरण है, तो बी के पासी ने 1976 ईस्वी में शिक्षण प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पहला होता है पूर्व क्रियात्मक चरण जिसको हम लोग प्री एक्टिव फेजेस कहते हैं या प्री एक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, शिक्षक क्लासरूम में जाने से पूर्व जितनी भी तैयारी करता है, चाहे वो टॉपिक क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है और लेसन प्लान को बनाना है, ये सारी चीज उन पूरा माइंड मैपिंग वो अपना तैयार करके क्लासरूम में जाता है। तो ये जो सबसे मेन, इसे तैयारी वाला स्टेज भी कह सकते हैं कि अपने चैप्टर की अच्छे से तैयारी करके क्लासरूम में जाना। यह शिक्षण पूर्व अवस्था है जिसमें शिक्षक कक्षा के लिए तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वह क्या करेगा, सबसे पहला तो लेसन प्लान बनाएगा, उसे क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है, किन वीडियो से पढ़ाना है, किस टीएलएम का प्रयोग करना है और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस करना है, ये सारा माइंड में उसका फिक्स होता है। उद्देश्य निर्धारित करेंगे, क्या सिखाना है, ज्ञान, कौशल और मूल्य क्या क्या देना है, विषय वस्तु का चयन और संगठन, कौन कौन सा हम लोग विषय वस्तु का चयन करेंगे, पाठ्य सामग्री, कौन से टॉपिक को पढ़ाएंगे, वही मैंने बताया। शिक्षण विधियों का चयन करता है कि व्याख्यान के द्वारा पढ़ाएंगे, चर्चा के द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा, जो फिट होगा उसी के द्वारा पढ़ाएंगे जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे।
और शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करेंगे, चार्ट, मॉडल या मल्टीमीडिया आदि का प्रयोग के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन कराना, उसकी पूरी जानकारी, रुचि और आवश्यकताओं का विश्लेषण करा जाता है कि बच्चे कैसे इंटरेस्ट ले पाएंगे, हमें कहाँ-कहाँ पे उन्हें बोलने का मौका देना है, ये सारा चीज़ एक टीचर होने के नाते आपको समझ में आ ही जाएगा। जब आप क्लासरूम में जाएँगे, 1-2 क्लास लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाता है। आप खुद ब खुद आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाएँगे, उसके बाद ही क्लासरूम में जाइए। वरना बच्चे जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो पहले पढ़िए फिर पढ़ाइए और अच्छे से। उदाहरण दिए, इतिहास का पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक टाइमलाइन चार्ट बनाता है और कहानी कहने की विधि का प्रयोग करने की योजना तैयार करता है। हाँ, कहानी कथन के द्वारा हिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं। हम लोग चार्ट बना सकते हैं कि हमें ये कहानी के द्वारा बताना है। अगर आपको अकबर के बारे में पढ़ाना है तो उस कहानी के जरिए पहले स्टार्टिंग कीजिए, या फिर कोई सा भी टॉपिक हो आप उसे कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। हिस्ट्री का, सिविक्स का भी बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा सकते हैं आप। दूसरा आता है इंटरैक्टिव फेज, जिसे हम लोग क्रियात्मक चरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्लासरूम के अंदर की प्रक्रिया है और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं। और टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं तो सबसे पहले जैसे ही शिक्षक कक्षा के अंदर घुसेंगे तो पहले क्लासरूम को देखना चाहिए चारों ओर और मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा तेज बच्चा बैठा है, कौन सा कमजोर है और आपको किस तरह से क्लासरूम को मैनेज करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको देखना होगा क्लासरूम में। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं तो आपको क्लासरूम में डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को देखना है, कौन सा बच्चा आपकी हेल्प करेगा, कौन सा डिस्टरबेंस करेगा। तो ये सारा कुछ आप क्लासरूम में जाने के बाद आप देखिएगा। यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की अवस्था होती है जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है और यहीं पे आप अपने पाठ को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यहाँ पे परस्पर रूप से अंतःक्रिया होती है। सबसे पहले पाठ का आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आप उनसे, अगर कहानी कथन विधि का प्रयोग करें तो कहानी के जरिए स्टार्ट करें। अगर आप बच्चे से प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करें तो प्रश्न के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। फिर या फिर चर्चा के जरिए कोई टॉपिक उठा लीजिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछ लीजिए। सबसे पहले उन्हें जो जवाब आता है जैसे कि वो बताएंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, फिर से आपका भी सुनना चाहेंगे। विषय की प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन, गतिविधि आदि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, विषय को प्रस्तुत करेंगे। फिर क्या करेंगे, बीच-बीच में आपको बच्चों को मोटिवेट भी करना होता है, प्रेरणा देना होता है। तो प्रेरणा देने के लिए आप उन्हें बीच-बीच में जब भी वो कोई भी चीज़ कहे, कोई जवाब दे तो आप उन्हें शाबाश कहेंगे, वेरी गुड कहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे मोटिवेट होंगे और उन्हें कहने का मौका मिलेगा। कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, नहीं, नहीं तुम मत बताओ, हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बच्चे बोले उन्हें मोटिवेट करना। और खासकर उन बच्चों को जो बच्चे कभी नहीं बोलते हैं, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे बच्चे, उन्हें भी मोटिवेट करना कि अरे बोलो क्या होगा, जो आता है वही बोलो, जितना तुम्हें पता है उतना ही बोलो। ऐसे करके आपको उनका उनमें रुचि भी पैदा करनी होगी और अगर वो कुछ बोले तो क्लैपिंग भी करवा सकते हैं आप क्लासरूम में, इससे ही बच्चे में मोटिवेशन आता है। कक्षा के अंत में क्रिया, प्रश्न पूछना, उत्तर प्रोत्साहित करना, प्रतिपुष्टि देना। कक्षा के अंत में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें हर कुछ शामिल होता है। आप प्रश्न पूछिएगा, बच्चे उसका उत्तर देंगे और उसके बाद से प्रतिपुष्टि करना, उसका जांच करना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षण सहायक कौन कौन से सामग्री का प्रयोग करते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, इन सारी चीजों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण, विज्ञान की कक्षा में शिक्षक प्रकाश संश्लेषण समझाते हुए चित्र बनाता है और प्रश्न पूछता है कि छोटा सा प्रयोग करवाता है। तो हाँ, अगर आप कोई विज्ञान का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप प्रकाश संश्लेषण की विधि को फोटो वगैरह बनाते हैं, चित्र वगैरह, तो वहीं से क्वेश्चन कर लीजिए। या कोई सा भी टॉपिक पढ़ाइए, आप डायग्राम बनाइएगा तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चार्ट को दिखा के भी कर सकते हैं। इसके बाद का लास्ट जो फेजेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रियात्मक चरण या फिर इसको बोलते हैं उत्तर क्रियात्मक अवस्था। इसको पोस्ट एक्टिव फेजेस कहते हैं। इसमें मूल्यांकन किया जाता है कि आपने जो पढ़ाया वो कितना कारागार से सिद्ध हुआ और इसी के आधार पर आप फिर से नया टॉपिक प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट में आप जो इवेल्यूट कीजिएगा, जो मूल्यांकन कीजिएगा, जो अपनी कमियों को, कि आपके अंदर क्या कमी रह गई थी। बच्चे में कमी नहीं देखा जाता, आपने उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया, तभी तभी उस चीज को आपको सुधारना है कि अगर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए था तो बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं।
अगर मैंने व्याख्यान का यूज ना किया होता और कहानी के जरिए समझ के बताया होता, या तो मैंने पाठ्य पुस्तक का सहारा उतना ना लिया होता, मैं खुद से करके जाती और बताती। इस तरह से बहुत कुछ चेंजेस आपको करना होगा। नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो फिर से आप उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये होता है, यह शिक्षण की बाद की अवस्था है। इसमें शिक्षक अधिगम के परिणामों का मूल्यांकन करता है। अधिगम का मूल्यांकन परीक्षण, गृह कार्य और प्रश्नोत्तरी और अवलोकन करता है। यहाँ पे हाँ, गृह कार्य वगैरह भी देने का यहीं पे आ जाएगा आपको। विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि देना, सही उत्तर को प्रोत्साहन करना और जहाँ पे गलती हो उसे सुधारना चाहिए। शिक्षण का आत्म मूल्यांकन, यह देखना कि यह अच्छा हुआ, क्या सुधार की आवश्यकता है। इस तरह से शिक्षक अपने द्वारा बनाए गए लेसन प्लान का, अपने द्वारा बनाए गए जो शिक्षा टीचिंग का है उसका वो मूल्यांकन करता है। अविकसित विद्यार्थियों के लिए पुनः शिक्षण तैयार करना, और जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया आप उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के जरिए समझा भी सकते हैं। उदाहरण, फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद शिक्षक अभ्यास प्रश्न देता है, कॉपी जांचता है और कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त फायदा करता है। हाँ, अगर मैथ्स में किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे एक्स्ट्रा रूप से पढ़ा सकते हैं। अब इसके निष्कर्ष में आता है, शिक्षण योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और परस्पर क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसके 3 चरण होते हैं, पूर्व क्रियात्मक, क्रियात्मक और पार्श्व क्रियात्मक। शिक्षण को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाते हैं ये। एक अच्छा शिक्षक वह है जो पहले सही योजनाएं बनाए। एक अच्छा टीचर कौन होता है? जो अपनी प्लानिंग करके क्लासरूम में जाता है और कक्षा के सक्रिय अंतःक्रिया करे और क्लासरूम में बच्चों को के साथ परस्पर अंतःक्रिया करे, ना कि खुद ही बोलता रहे और बच्चे को बोलने का अवसर ही ना दे। अंत में मूल्यांकन और सुधार करना। अंत में इवैल्यूएशन करना होगा कि कितना बच्चों ने सीखा है और क्या कमी आप में रह गई है। बस ये 3 चीजों का ख्याल आप लोग भी अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान करेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद जब आप लोग ये में जाइएगा पीओटी में, तो वहां पे आपको खास तौर पे पढ़ाने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने शिक्षण को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि बच्चे उसे सीख सकें। इस प्रकार शिक्षण एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के अधिगम और शिक्षक की प्रभावशीलता दोनों को सुनिश्चित करती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आया है तो आप कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कोई टॉपिक समझना हो तो भी आप कमेंट करें। थैंक यू।